नमस्कार मित्रों। आइए आज एमसीएच में हम एक नए विषय को प्रस्तुत करते हैं। डायबिटीज के प्रैक्टिकल मैनेजमेंट में किस किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। हम जानते हैं कि सल्फोनिलयूरियास डायबिटीज के ट्रीटमेंट का एक प्रमुख अंग है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जब हम सल्फोनिलयूरियास देते हैं तो वह इनको भली भांति रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो यह समझने का प्रयास करते हैं कि वह कौन से पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमको यह पहले से एक इंगित कर सकती हैं कि इनमें सल्फोनिलयूरियास का प्रभाव कम होगा, या इसमें सल्फोनिलयूरियास के अतिरिक्त हमें कुछ और तथ्यों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आइए इसके लिए हम सबसे पहले अपने एक केस को समझते हैं। एक 16 ईयर ओल्ड यंग मेल जो कि बहुत लीन लीन मतलब दुबला पतला, लीन, नॉर्मल वेट, ओवरवेट और ओबीज, ये चार ग्रेडेशंस हैं ओबेसिटी के वेट के। लीन का मतलब सामान्य वजन से जिसका वजन कम हो। तो 16 ईयर का मेल जो कि लीन है, जिसको 1 महीने पहले डायबिटीज मालूम पड़ी है, अगर हम उसकी डायबिटीज की हिस्ट्री देखें तो जब वो पहली बार आया था तो उसका एक सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया था, 300 एंड 450 प्लस। इसको ग्लिमिप्राइड स्टार्ट किया गया 1 मिलीग्राम बिफोर ब्रेकफास्ट डेली। लेकिन जब 10 दिन बाद बुलाया तो देखा कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। तो उम्मीद थी कि चलो और आगे रिस्पॉन्ड करेगा। ग्लिमिप्राइड को 1 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे किया गया, थोड़ा सा और फॉल किया, लेकिन अभी भी बहुत ही हाई है। ग्लिमिप्राइड को 2 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे किया गया। करते करते 1 महीना हो गया, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल 326 453 से फास्टिंग केवल 40 के लगभग कम हुई है, पीपी लगभग 100 के लगभग कम हुई है, लेकिन अभी भी 2.5 पौने 3 गुनी है। तो 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद भी यह बच्चा ग्लिमिप्राइड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। प्रश्न उठते हैं क्या हो सकता है, आखिर ऐसा क्या कारण है जो ग्लिमिप्राइड इस बच्चे में ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही। देखिए, हम ये जानते हैं कि ग्लिमिपेराइड एक सल्फोनिलयूरिया है, और सल्फोनिलयूरिया जब बॉडी में जाती है तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को स्क्वीज करके निचोड़ कर उसमें से इंसुलिन निकालती है। तो इंसुलिन सिक्रीटोगॉग है, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाती है बीटा सेल्स से। अगर बॉडी में इंसुलिन हो ही ना, किसी जो जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज में होता है, तो टाइप 1 डायबिटीज जिसमें सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी, उसमें ये मेडिसिन काम ही नहीं करेंगी। अच्छा, क्या टाइप 1 डायबिटीज के अतिरिक्त भी कोई कंडीशन हो सकती है जहाँ पे इंसुलिन डेफिशिएंसी हो? जी हाँ, टाइप 2 डायबिटीज में के भी कुछ अनकंट्रोल्ड पेशेंट जिनका ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो, तो ये ग्लूकोज लेवल स्वयं से ही जाकर पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को डिप्रेस कर देता है, जिसे कहते हैं ग्लूकोटॉक्सिसिटी। मतलब ग्लूकोज स्वयं वह टॉक्सिक हो गया है बीटा सेल के लिए, इतना हाई लेवल है ग्लूकोज का, ब्लड ग्लूकोज का, कि उसने बीटा सेल के फंक्शंस को सप्रेस कर दिया। तो टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, पैंक्रियाटिक बीटा इंसुलिन रिजर्व है, उसके पास इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी है, लेकिन किसी कारण से ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हुआ तो उसने पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को सप्रेस कर दिया, तो जिससे बीटा सेल्स की इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी कम हो गई। तो ऐसा पेशेंट एटलीस्ट टेम्पररली वो टाइप 1 डायबिटीज की तरह से बिहेव करता है। अब कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जो बहुत दुबले, जो बहुत यंग हो और दुबले पतले हो, बहुत सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो, और जिनमें इतना हाइपरग्लाइसीमिया हो जिसके कारण से ऑस्मोटिक सिम्टम, ग्लूकोज लेवल ज्यादा हुआ ब्लड में, वो फिल्टर होकर यूरिन में आने लगा, तो ग्लाइकोस्यूरिया स्टार्ट हो गया। अब ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लूकोज क्या है? एक ऑस्मोटिक सब्सटेंस, ग्लूकोज अपने साथ वाटर ले जाएगा, पॉलीयूरिया होने लगा। जब पॉलीयूरिया हुआ तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ, उससे हमें पॉलीडिप्सिया हुआ। हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड में तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, लेकिन इंसुलिन की डेफिशिएंसी या इंसुलिन के इनएक्टिव होने के कारण से वह ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रहा। तो सेल्स कैसी हैं? भूखी। तो सेल कह रही है और लाओ और लाओ और लाओ, वो स्टिमुलस दे रही है बॉडी को कि खाना नहीं है, तो पॉलीफेजिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोस्यूरिया, पॉलीयूरिया, उससे हुआ डिहाइड्रेशन और पॉलीडिप्सिया, और सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया और सेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया के कारण से पॉलीफेजिया। तो
तो ये ऑस्मोटिक सिम्टम्स आने लगे। तो जिन पेशेंट्स में यंग लीन पेशेंट सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया ऑस्मोटिक सिम्टम्स हो, उसमें हमें ये मान के चलना चाहिए कि इनमें इंसुलिन डेफिशिएंसी है या इंसुलिन बन रही है लेकिन काम नहीं कर रही, तो टेम्पररीली ही सही। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमें कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, क्लिनिकल मार्कर ये हुए, और ओपीडी में ही हम बड़ी सरलता से एक डायग्नोज कर सकते हैं। डिप स्टिक मेथड, पेशेंट की यूरिन कलेक्ट की, उसमें एक डिप स्टिक डाली और उसके बाद निकाल के उसको मेजर कर लिया कि यूरिन में कीटोन्स आ रहे हैं क्या। देखिए, यूरिन में कीटोन्स कब आएंगे? कीटोन्स का मतलब फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म बढ़ गई है, इसका मतलब बॉडी फैटी एसिड को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रही है, इसका मतलब ग्लूकोज नहीं है, तभी तो फैटी एसिड पे शिफ्ट हुई। तो ग्लूकोज बॉडी को नहीं मिल रहा, ग्लूकोज कब नहीं मिल रहा? इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो जब इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है तो एक तो ग्लूकोज सेल इस्तेमाल नहीं कर पाती, दूसरा जो ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, वो बढ़ने लग जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन से फैटी एसिड ग्लिसरॉल बने, फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से कीटोन बॉडीज बनी। तो जो इंसुलिन डेफिशिएंसी, सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी, उससे कीटोसिस होती है और कीटोसिस कीटोन्यूरिया के रूप में आती है। तो यदि यूरिन में कीटोन पॉजिटिव है तो वह एक मार्कर है कि टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है, दूसरा कि टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन किसी वजह से सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के कारण से, ग्लूकोटॉक्सिसिटी के कारण से, या कोई स्ट्रेस के कारण से जिसमें कैटेकोलमीन सिक्रीट हो रहे हैं, तो उनके कारण से लाइपोलिसिस ज्यादा हो रही है, कीटोजेनेसिस हो रही है। तो ऐसा पेशेंट जो कि यंग, लीन, सिम्टोमेटिक, सीवियरली हाइपरग्लाइसेमिक हमारे पास आए, तो हमारा एक सिद्धांत होना चाहिए कि ओपीडी में हमें यूरिनरी कीटोन अवश्य टेस्ट करने। कीटोन्स पॉजिटिव हैं, 1+ कीटोन्स तो छोटी मोटी दिक्कत में भी हो सकते हैं, लेकिन 2, 3, 4+ कीटोन्स हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि पेशेंट में सिग्निफिकेंट इंसुलिन डेफिशिएंसी है। और ऐसे पेशेंट को टाइप 1 है तो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेनी पड़ेगी, और टाइप 2 और किसी स्ट्रेस के कारण से या ग्लूकोटॉक्सिसिटी के कारण से अगर उसमें है तो शॉर्ट टर्म इंसुलिन के एटलीस्ट लिए हम उस पेशेंट को जरूर प्लान करें। तो टाइप 2 डायबिटीज का व्यक्ति भी यदि सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया सिम्टम्स और कीटोसिस के साथ आता है, कीटोन्यूरिया के साथ आता है, तो उसको शॉर्ट टर्म इंसुलिन थेरेपी के लिए वह एप्रोप्रिएट कैंडिडेट है। आइए एक दूसरे पेशेंट के माध्यम से समझते हैं। ये 24 ईयर ओल्ड फीमेल है, ये भी लीन है, थोड़ी सी ज्यादा एज की हो गई, इसको 2 वर्ष से डायबिटीज है। जब ये आई तो बहुत सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया नहीं था, मॉडरेट डिग्री का था, इसको ग्लिमिप्राइड स्टार्ट की गई। अच्छा, हमने ये जान लिया था कि यंग लीन पेशेंट्स में और हाइपरग्लाइसीमिया सिग्निफिकेंट और कीटोन्स करना चाहिए, तो हमने ये प्रिंसिपल इसमें अप्लाई किया और देखा कीटोन्स इसमें नेगेटिव है। कीटोन्स नेगेटिव है, इसका मतलब इंसुलिन सिक्रीशन सफिशिएंट है, कम से कम इतना नहीं है डेफिशिएंसी कि वो जो कैटाबोलिक स्टेट है उसको उत्पन्न करे, कैटाबोलिक स्टेट जिसमें लाइपोलिसिस हो रही है और कीटोजेनेसिस हो रही है। तो हमने कहा कि अगर इसमें इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी है इसकी, तो इसको ग्लिमिप्राइड स्टार्ट करते हैं। ग्लिमिप्राइड स्टार्ट की, पेशेंट रिस्पॉन्ड भी किया, वेरी गुड, ग्लिमिप्राइड कंटिन्यू रही, लेकिन 4 महीने के बाद देखा फिर ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगा। ओके, कोई बात नहीं, हमने ग्लिमिप्राइड की डोज बढ़ा दी। अब देखा पेशेंट थोड़ा सा रिस्पॉन्स शुरू में किया पहली बार की तरह से, लेकिन फिर 3-4 महीने में देखा, 5 महीने में कि ग्लूकोज लेवल हाई जा रहा है, ग्लिमिप्राइड और बढ़ा दी, 1 से 2 की थी, 2 से 3 मिलीग्राम पर डे कर दी। फिर 3-4 महीने में बढ़ने लग गया, 6 महीने बाद देखा फिर हाई जा रहा है, हमने 4 मिलीग्राम कर दी। तो जब भी हम ग्लूकोज लेवल बढ़ाते रहे, ग्लिमिप्राइड लेवल बढ़ाते रहे उसकी डोजेस को, तो इनिशियली ग्लूकोज रिस्पॉन्ड करता, ब्लड ग्लूकोज लेवल घटता, लेकिन 3-4-6 महीने बाद फिर बढ़ जाता। करते करते 2 साल बाद हमने देखा कि अब हम ग्लिमिप्राइड की 4 मिलीग्राम पर डे डोज देकर भी हमारी ग्लूकोज लेवल हाई है। फिर पता नहीं क्या मन में सूझा, इसकी कीटोन्स देखी तो कीटोन्स भी 1+ आने लगी। अच्छा, यह तो एक प्रश्न बड़ा अजीब सा हुआ। ये पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है सल्फोनिलूरिया को, लेकिन कुछ समय बाद करना बंद कर देता है, डोज बढ़ाओ फिर रिस्पॉन्ड करती है लेडी,
फिर थोड़े समय बाद रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। और 2 साल में हमने एक सिग्निफिकेंट डोजेस दे दी ग्लिमपेराइड की, लेकिन उसके बाद भी अब रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही और यूरिन में कीटोन भी आने लगे। इसका क्या कारण हो सकता है? वास्तव में इस प्रकार के केसेस, ये इंसुलिन डेफिशिएंसी तो है तभी कीटोन्स आए। अच्छा, इंसुलिन डेफिशिएंसी है तभी हमने इन जो ग्लिमपेराइड देते हैं, इंसुलिन है उसके पास, थोड़े दिन काम चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ग्लिमपेराइड का काम क्या है? पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन निकालना। तो आप ये उसी तरह समझ लीजिए जैसे ग्राउंड वाटर। पहले हमने 25 फीट पे बोरिंग की और पानी निकाला, थोड़े समय बाद पानी आना बंद हो गया। हमने 50 फीट की बोरिंग करा दी, पानी आने लग गया। थोड़े दिन बाद वहां पे भी पानी आना बंद हो गया, क्योंकि उतना लेवल हमने सब पूरा ड्रेन आउट कर लिया। फिर हमने 75 फीट पे बोरिंग कराई, फिर हम 100 150 पे बोरिंग करा रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे हम अपने बोरिंग कराते जाते हैं और पानी निकाल निकाल के अंडरग्राउंड वाटर को डिप्लीट करते जाते हैं, वैसे ही सल्फोन्यूरिया देके हम पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन निकालते जाते हैं और जो इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी है बॉडी की वो कम होती जाती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स कमजोर है, उनका अमाउंट, उनका क्वांटिटी, उनका नंबर कम है। तो और जैसे टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, ऑटो इम्यून डैमेज होता है इन सेल्स का। तो यदि ऑटो इम्यून डैमेज बीटा सेल्स का थोड़ा स्लो, हमारे पास जब पेशेंट आया तो हमने देखा उसकी 70% बीटा सेल, एक आर्बिट्रेरी फिगर है, 30% को लॉस हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, 70% है इंटैक्ट। हमने उसको सल्फोन्यूरिया दिया, सल्फोन्यूरिया 70% बीटा सेल से काम करने लगा। लेकिन ऑटो इम्यून डैमेज होने के कारण से 70-50 रह गई, बीटा सेल की ग्लिमपेराइड की डोज बढ़ानी पड़ी। 50 वाली 30 रह गई, ग्लिमपेराइड की डोज और बढ़ानी पड़ी। 50 वाली, जो 30 वाली वो 10 रह गई। अब करते करते इंसुलिन डेफिशिएंसी इतनी प्रोमिनेंट होती गई कि वो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस को, लाइपोलिसिस को सप्रेस नहीं रख पाई। तब पैंक्रियाटिक तब कीटोजेनेसिस आरंभ हो गई और इसमें कीटोन्यूरिया मिलने लगा। तो ये पेशेंट्स क्या हैं जिसमें टाइप 1 डायबिटीज में कैटास्ट्रोफिक इवेंट होती है, पता चला वीक के अंदर ही, और इंसुलिन डेफिशिएंसी मार्क्ड होते होते वो 0% 10% पे पहुंच गई, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो जिसके कारण से पेशेंट एक इमरजेंसी के रूप में हाइपरग्लाइसीमिया लेके आया। लेकिन ये पेशेंट्स क्या है, स्लो ऑनसेट, स्लोली इवॉल्विंग टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें बीटा सेल, बेसिकली ऑटोइम्यून डैमेज है क्या, एंटीबॉडी अगेंस्ट इंसुलिन, एंटीबॉडी अगेंस्ट बीटा सेल, वो जो बन रही हैं वो जा रही हैं एंटीबॉडी और बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जस्ट लाइक अ मिसाइल। तो बॉडी मिसाइल चला रहा है बीटा सेल के ऊपर और धीरे धीरे बीटा सेल्स ये डैमेज होती जा रही हैं। तो अगर ये मिसाइल का फायरिंग रेट कम हो, जो उसकी ऑटो इम्यून डैमेज है वो स्लो हो, तो धीरे धीरे 50 से 30, 30 से 20 जाने में समय लगेगा। तो ये पेशेंट हो गया लेट ऑनसेट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट, लाडा, या स्लोली इवॉल्विंग टाइप 1 डायबिटीज। ऐसा नहीं हो कि हमने एक साथ 100 मिसाइल चलाई और पूरा सब तबाह कर दिया, एक एक करके चला रहे हैं, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। तो ये पेशेंट्स हैं लाडा के। दोबारा, ये बहुत अनकॉमन स्थिति नहीं है। जो यंग डायबिटिक्स हैं उनमें 10% तक कैंडिडेट्स लाडा के हो सकते हैं। पुनः यंग लीन इंडिविजुअल कुछ समय तक सल्फोन्यूरिया को रिस्पॉन्ड करे, फिर करना बंद कर दे, तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है लाडा का। अब ये वाली बात आ सकती है कि हम हर जगह लीन पेशेंट को क्यों लेते हैं। हम जानते हैं कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। तो अगर इंसुलिन की क्वांटिटी काफी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, जैसे टाइप 2 डायबिटीज में तो हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। तो इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, ये बॉडी की ग्रोथ कराएगा, लाइपोजेनेसिस कराएगा, मतलब फैट को फैट स्टोरेज बढ़ाएगा, तो बॉडी एक ओवरवेट होने की टेंडेंसी रखेगी। हालांकि वही ओवरवेट होना इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा के हमें भारी पड़ जाएगा। लेकिन अगर इंसुलिन सफिशिएंट क्वांटिटी में है, ज्यादा है, तो वो वेट गेन की टेंडेंसी रखेगा। अगर इंसुलिन कम है, इंसुलिन डेफिशिएंसी है, तो अधिकतर ऐसे पेशेंट लीन होते हैं। तो इसीलिए यंग और लीन इंडिविजुअल्स में टाइप 1 डायबिटीज की और लाडा की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे पेशेंट्स बहुत जल्दी सल्फोन्यूरियाज को रिस्पॉन्ड करना
बंद कर देते हैं। पहचानना मुश्किल होगा क्योंकि हमें लगेगा ये तो टाइप 2 डायबिटीज है, सल्फोनीलुरिया इस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है और 2 साल तक रिस्पॉन्ड करता रहा। लेकिन यंग लीन पेशेंट में सल्फोनीलुरिया की डोजेस काफी इस्तेमाल करनी पड़े और जल्दी ही वो पेशेंट उसको रिस्पॉन्ड ना करे, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें लाडा की संभावना रखनी चाहिए। तो फिर वही वाली बात आई, यंग और लीन पेशेंट जिनको की बहुत हाई डोजेस ऑफ सल्फोनीलुरिया की जरूरत पड़ रही है, उसमें लाडा हो सकता है। और यहाँ पर भी हमें इंसुलिन को यूज करना बहुत यूजफुल हो सकता है इसके लिए, जिससे कि जो थोड़ी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स बची हैं, हम उनको ओवर स्टिमुलेट ना करें। हम सल्फोनीलुरिया दे दे के उससे और इंसुलिन निकालना और स्क्वीज करना वो ना करें। इंसुलिन एक्सोजेनस इंसुलिन देके उस पेशेंट को हम मेंटेन करें, जिससे जो इसका बीटा सेल रिजर्व है वो लंबे समय तक चलता रहे, वह उसको स्क्वीज आउट हम ना करें और वो हमारे लिए किसी इमरजेंसी में काम आए। आइए एक अन्य केस को समझते हैं। अच्छा, ये देवी जी जो हैं ये एक एल्डरली फीमेल है। अच्छा, ओबीज है, ये हमारे उस जो लॉग ऑफ पेशेंट है उससे अलग हुई। इनको डायबिटीज भी रिसेंट नहीं है, 10 साल पुरानी डायबिटीज है। यह भी उसी तरह आई कि ग्लिमिपेराइड पहले 1 मिलीग्राम, फिर 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम करके, लेकिन ये कंट्रोल होती नहीं। 8 साल तक ये कंट्रोल नहीं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कुछ समय से 8 साल तक कंट्रोल नहीं, लास्ट 2 ईयर से ये इनका हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ता जा रहा है, ये अनकंट्रोल होती जा रही है और अब सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आई HbA1c 9.3। लेकिन हमने यूरिन कीटोन का फंडा समझ लिया, हमने इस पेशेंट में भी यूरिन कीटोन देखा, देखा अभी भी निगेटिव है। इसका मतलब अभी सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी की स्टेज में नहीं आई है। लेकिन प्रश्न वही, अच्छा ये बताओ कि ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही? 8 साल तक इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, सेकंड केस तो 2 साल में ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। 8 साल तक इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, अब क्यों नहीं कर रही है? चलिए इसकी विवेचना करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये पेशेंट हुई लेट सल्फोनीलुरिया नॉन रिस्पॉन्डर, पहले रिस्पॉन्ड किया बाद में रिस्पॉन्ड करना बंद किया। ऐसे पेशेंट को हम लोग लेट सल्फोनीलुरिया फेल्योर भी कहते हैं, कि जो बात अभी हम लोग कर रहे थे कि बीटा सेल्स क्रमशः वो डिटोरेट करते करते उनका फंक्शनल बीटा सेल मास कम होते होते एग्जॉस्ट हो गई वो, और अब वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं सीक्रेट कर पा रही। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें क्या करना चाहिए? बीटा सेल्स की हेल्थ बनाए रखने के लिए हम उनको ओवर स्टिमुलेट ना करें। उनसे हम, अब धरती से अगर हम पानी सामान्य मात्रा में सीमित मात्रा में निकालेंगे तो वो ग्राउंड वाटर ज्यादा दिन चलेगा, और निकाल निकाल के हम घर की धुलाई कर रहे हैं, सड़क भी धो रहे हैं, तो फिर कार भी धो रहे हैं, तो पानी जल्दी खाली होगा। यहाँ पर भी जितना हमारा ओबेसिटी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, हमें ज्यादा इंसुलिन निकालना पड़ेगा। जितना डाइटरी फैट ज्यादा होगा, जितना फिजिकल इनएक्टिविटी ज्यादा होगी, जितना स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा, इंसुलिन इफेक्टिविटी कम हो जाएगी। तो एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत आवश्यकता है ऐसे लोगों में, जिससे हम सीमित मात्रा में इंसुलिन निकाल के और हाइपरग्लाइसीमिया मेंटेन कर सकें। और दूसरा, इंसुलिन सेंसिटाइजर दें, मतलब उतनी ही मात्रा इंसुलिन की ज्यादा काम करे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा दें, जो हमारी वेट लॉस से भी बढ़ती है, फिजिकल एक्टिविटी से भी बढ़ती है और बाकी कुछ मेडिसिन से भी बढ़ती है। तो यह पेशेंट, जैसे ये लेडी, हमारी 8 साल हम उसको केवल सल्फोनीलुरिया पे चलाते रहे, यदि हम इनको इंसुलिन सेंसिटाइजर देते तो शायद यह उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता। चलिए एक और केस को समझते हैं। यह भी एल्डरली मेल है, सीवियरली ओबीज इंडिविजुअल, 4 साल से इनको डायबिटीज है, सल्फोनीलुरिया के साथ साथ, अरे वाह गुड, ये सल्फोनीलुरिया भी ले रहे हैं 4 मिलीग्राम पर डे, मेटफॉर्मिन भी दी जा रही है, एक इंसुलिन सेंसिटाइजर, पायग्लोडियोन भी दिया जा रहा है, दूसरा इंसुलिन सेंसिटाइजर। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि हमें पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए उनको ओवर स्टिमुलेट और एग्जॉस्ट ना करें, उसके लिए इंसुलिन सेंसिटाइजर्स को अगर हम प्रयोग करें तो सल्फोनीलुरिया फेल्योर को कम किया जा सकता है, या रोका जा सकता है, या टाला जा सकता है। तो हमने यहाँ पे दो इंसुलिन सेंसिटाइजर इनको दिए, लेकिन भाई ये बात समझ में नहीं आई, ये तो 4 साल में ही ये अनकंट्रोल्ड हो गए। 237, 318 शुगर लेवल है, HbA1c 9.3 है, कीटोन अभी भी निगेटिव है।
इसका अर्थ यह है कि सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन ये सल्फोनीलूरिया के साथ साथ जो 2 प्रकार के सेंसिटाइजर ले रहे हैं, तब भी काम क्यों नहीं हो रहा? इनके पहले वाली महिला में समझ में आता था कि हमने केवल सल्फोनीलूरिया प्रयोग में लाए, लेकिन इनमें तो सेंसिटाइजर भी दे रहे हैं। आइए इसकी विवेचना करते हैं। देखिए 4 वर्ष की डायबिटीज है, अभी इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी काफी होनी चाहिए। जितना समय बीतता जाएगा इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। यूरिन कीटोन नेगेटिव है, इसका मतलब अभी बीटा सेल रिजर्व है और सल्फोनीलूरिया अभी भी काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्या बात है, सीवियर ओबेसिटी है, इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा है और हमें इंसुलिन सेंसिटाइजर जो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाएं, इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करें, उनको हमें देने की आवश्यकता यहाँ अधिक होगी। और हम प्राइमरली इस पेशेंट को सल्फोनीलूरिया पे ट्रीट कर रहे हैं। हमने 2 तरह के इंसुलिन सेंसिटाइजर दिए हैं, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए। शायद कुछ और भी एजेंट्स अगर हम फार्मास्यूटिकली यूज कर सकें जो वेट रिडक्शन में हेल्प करें, तो वह भी इनके लिए और उपयुक्त होने चाहिए। आइए देखते हैं। ग्लिमिपेराइड जो है यह इंसुलिन सिक्रेटोगॉग है, ओबेसिटी में काम कम करती है। 1 to 8 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम इसकी मैक्सिमम डोज है, लेकिन हम ये जानते हैं कि 4 मिलीग्राम मतलब हाफ मैक्सिमम डोज पर यह इसका 80% इफेक्ट आ जाता है। तो मित्रों ये बहुत बड़ा क्लिनिकल क्लू है कि 4 मिलीग्राम पे ग्लिमिपेराइड 80% इफेक्ट रखती है। तो 4 से 5 6 7 8 अगर हम जाएंगे तो डोज तो डबल कर दी, लेकिन इफेक्ट केवल 20% बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ग्लिमिपेराइड की 4 mg के ऊपर वो बहुत एक्स्ट्रा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। पाइग्लूटियोन इंसुलिन सेंसिटाइजर बहुत अच्छा है, लेकिन हम जानते हैं कि ये वेट गेन कराता है और वेट गेन करा के इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ा रहा है, लेकिन वेट गेन करा के ये थोड़ा और इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसको हम 15 से 45 मिलीग्राम तक दे सकते हैं और इस मेल इंडिविजुअल में हम लोग 30 मिलीग्राम एक सफिशिएंट हाई डोज इसकी दे रहे हैं। मेटफॉर्मिन यह भी एक बहुत अच्छा इंसुलिन सेंसिटाइजर है। अच्छा इसके साथ ब्यूटी क्या है, ये थोड़ा वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। वेट रिडक्शन में हेल्प करता है तो ओबीज इंडिविजुअल में ज़्यादा बेहतर है पैग्लूटियोन से। एक मामले में इसकी रिकमेंडेड डोज है 500 से 2000 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन मेटफॉर्मिन की। तो 2000 मिलीग्राम तक दे सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, हम तो इसको क्या दे रहे हैं इस पेशेंट को, मेटफॉर्मिन केवल 500, पाइग्लूटियोन 30 मिलीग्राम। तो मेटफॉर्मिन को हम बहुत अंडर यूज कर रहे हैं, जो कि हमें 2000 मिलीग्राम तक दी जा सकती थी। अच्छा पायोग्लूटियोन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल मेडिसिन आजकल हो गई है, क्योंकि हम इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो अब प्लान ये किया गया कि भाई मेटफॉर्मिन की डोज तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन पायोग्लूटियोन थोड़ा कम रखेंगे, इतना नहीं देंगे। तो हमने मेटफॉर्मिन को इस पेशेंट को 1000 कर दिया, पायोग्लूटियोन को 15 मिलीग्राम कर दिया। अच्छा अब मन में आया कि अगर सीवियर ओबेसिटी है, हमारे पास कोई ऐसा एजेंट हो जो हम वेट रिडक्शन में हेल्प कर सके, वो क्यों ना जोड़े, इनको इतनी अनकंट्रोल्ड स्थिति में आए हैं। हमने इनको डेमोबिफ्लोजिन जो SGLT2 इनहिबिटर है 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे शुरू किया कि वो थोड़ा ग्लाइकोस्यूरिया कराएगा, थोड़ा वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से हमने इनकी पाइग्लूटियोन तो कम की, मेटफॉर्मिन बढ़ाई और एक और एजेंट जो वेट रिडक्शन में हेल्प करे ऐसा हमने इनमें ऐड कर दिया। 10 दिन बाद देखा देखा अरे वाह, ये रिस्पॉन्स तो अच्छा है, ये ऑलमोस्ट हमारा 50 कम हुआ, पीक पोस्ट प्रेंडियल भी अराउंड हमारा 40 कम हुआ। तो रिस्पॉन्स तो ठीक है, चलिए मेटफॉर्मिन को हम 1500 करते हैं। अब आप कहेंगे एक साथ क्यों नहीं 2000 कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि मेटफॉर्मिन बॉवेल अपसेट करती है। तो अगर एक साथ 500 से 2000 कर देंगे तो गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, नोजिया, वोमिटिंग, बेल्चिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, किसी भी प्रकार की कोई एब्डोमिनल अपसेट मेटफॉर्मिन कर सकता है। तो हड़बड़ाना नहीं है, मेटफॉर्मिन को स्लोली इंक्रीज करना है, सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन में देना है। 500 से 1000 किया, 10 दिन बाद हमने उसको 1500 किया। अब देखते हैं, वाह थोड़ा ग्लूकोज लेवल और फॉल किया, वेरी गुड। 10 दिन बाद हमने इसको 2000 कर दिया और अब हमारा ग्लूकोज लेवल काफी हमारे रेंज के पास आने लगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है,
अब हमारी ग्लिम्प्राइड भी हमने देखा 80% एफिकेसी वाली मेडिसिन, मेटफॉर्मिन फुल डोज, पायो हम देना नहीं चाह रहे, रेमोग्लिफ्लोजिन एक और डोज, एक मेडिसिन जोड़ी थी वो भी फुल डोज में दे रहे हैं। अब क्या करें? एक बात और भी ध्यान रखनी है कि हमें 1 महीना हुआ है और 1 महीना में देखिए बड़ा सब्सटेंशियल बेनिफिट मिला है हमको। ये 100 कम हो गई फास्टिंग और पीपी भी हमारी 130 के आसपास कम हो गई। तो हम जानते हैं कि जैसे-जैसे ग्लूकोज लेवल फॉल करता है, ग्लूकोटॉक्सिसिटी कम होती है, ग्लूकोज इंसुलिन रिलीजिंग कैपेसिटी बीटा सेल्स की इम्प्रूव करती है। तो हम इतना हड़बड़ाए नहीं, हमने कहा अभी आप थोड़े दिन वेट करिए, लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव करिए। रेमोबिफ्लोजिन वेट रिडक्शन में भी हेल्प करती है, देखिए उसका भी क्या इफेक्ट आता है, 1 महीने बाद मिलते हैं। और वास्तव में 1 महीने बाद जब हम मिले तो ग्लूकोज लेवल काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ग्लूकोटॉक्सिसिटी कम होने से इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेडिसिन की सेंसिटिविटी बढ़ी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, रेमोबिफ्लोजिन का भी कुछ असर आया होगा, कुछ वेट रिडक्शन हुआ होगा, जिससे पेशेंट आज हमारे पास एक बेहतर स्थिति में। तो मित्रों, एक जो हमने इन केस डिस्कशन से सीखा, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हम भारतीय डॉक्टर सल्फोनिलूरिया के प्रति बहुत अपना विशेष प्रेम रखते हैं, विशेष आग्रह रहता है सल्फोनिलूरिया देने का। हम हर पेशेंट में जब तक सल्फोनिलूरिया ना हम यूज करें तब तक कुछ हमें खाना नहीं हजम होता। तो सल्फोनिलूरिया देने के साथ साथ हमें याद रखना है कि यह केवल डायबिटीज का एक एस्पेक्ट, टाइप 2 डायबिटीज का केवल एक एस्पेक्ट ये कवर अप करती है कि इंसुलिन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इंसुलिन का रिलीज बढ़ा देती है, बस। हम जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज के बहुत सारे कारण हैं, इंसुलिन डेफिशिएंसी भी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन भी है, जो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ इंसुलिन भी है, और उसके बाद कुछ सेंट्रल इफेक्ट्स भी हैं। इतने सारे तरीकों से डायबिटीज हाइपरग्लाइसीमिया घट बढ़ सकता है, लेकिन हम केवल इंसुलिन सेंसिटिव इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाते हैं सल्फोनिलूरिया से। अच्छा, एक बात और भी है, हमने कहा ओबीज इंडिविजुअल्स में तो इंसुलिन सेंसिटाइजर की जरूरत है, लीन इंडिविजुअल में क्यों? वास्तव में ये देखा गया है कि हम भारतीय थिन फैट इंडियंस हैं, देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। वो देखने में हम दुबले पतले हैं, लेकिन हमारी बॉडी में फैट जो है क्वांटिटी वो काफी ज्यादा है। फैट क्वांटिटी काफी ज्यादा होने से वह इंसुलिन रेजिस्टेंस करती, तो हमें दुबले पतले लगने पे भी इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की जरूरत काफी मात्रा में होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सल्फोनिलूरिया जब हम दे रहे हैं उसके साथ साथ सेंसिटाइजर भी दें, उनकी पर्याप्त मात्रा में दें। देखिए और क्या क्या पैथोफिजियोलॉजीज हो सकती हैं जो किसी पेशेंट में उन जिनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। जैसे ये सीवियर ओबेसिटी था इस पेशेंट में, तो हमने उसको SGLT2 इनहिबिटर ऐड किया, उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो इस प्रकार से हमको यह ध्यान रखना, थोड़ा पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच लेके चलना है कि ड्रग सेंट्रिक सल्फोनिलूरिया सेंट्रिक नहीं होना है, पेशेंट सेंट्रिक। पेशेंट कैसा है, उसको क्या चीजों की आवश्यकता है, वह चीज हम लोग उसे उपलब्ध कराएं, उस मेडिसिन से हम बेहतर रिस्पॉन्स पा सकते हैं, बजाय सिर्फ सल्फोनिलूरिया देने और इसकी डोज बढ़ाते जाने को। तो मित्रों, इस प्रकार से हर पेशेंट में हमें उस पेशेंट की करेक्टरिस्टिक्स के अनुसार उसके लिए दवाओं का चयन करना है, वह उसके पेशेंट के लिए ज्यादा लाभदायक हो सकता है। धन्यवाद।